anyhow, everything is working fine now. Starting with the very first question, they have asked कि which row shows that all physical quantities must have. We know that the physical quantity must have a magnitude and a unit. Direction does not has to do with that. Because scalar quantities भी उसके अंदर आती हैं. If we separate out the physical quantities, हमने उसकी two categories पढ़ी हुई हैं. एक जो category थी वो हमारे पास बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी की थी और दूसरी कैटेगरी हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर की थी. सो उन बेसिस के ऊपर हम लोगों को दे हैव आस्क्ड के व्हिच इज नेसेसरी. सो वी नो दैट कि दीस टू थिंग्स आर मैंडेटरी, बाकी दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं. डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें स्केलर भी आता है. तो ऑप्शन नंबर सी. आप इस तरह का क्वेश्चन में बच्चों को टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए. दे शुड सेव देयर टाइम इन दैट. एंड नेक्स्ट ने बोला कि ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एनर्जी 43 डेसी जाउल विच इज 10⁻⁻1 जाउल उसने बताया हुआ हमें यहाँ पे. तो अब यहाँ से किस में उसका जो पॉइंट है, अच्छा 43 है. तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, बिकॉज ये और ये 3 and 3 वुड कैंसल आउट एंड 1 डेसिमल पॉइंट बैकवर्ड लेके जाएंगे तो 10⁻1 बन जाएगा हमारे पास. सो इट विल बैलेंस आउट दिस वन. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. ठीक हो गया. एंड डिड यू गेट दिस वन? शुड आई गो टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट ये हमारे पास वो हेड टू टेल रूल है. हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट. हम रीड्रॉ करेंगे हेड टू टेल रूल के हिसाब से. उसने बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होता है? साइन ऑफ थीटा. हॉरिजॉन्टल का क्या होगा हमारे पास? cos of theta, बट यहाँ पे उन्होंने हमें वी वाई के यहाँ हिसाब से भी पूछा था हाँ स्टार्टिंग. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है. और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कहाँ पे लग रहा है? ये लग रहा है. उसका रीजन ये है कि इसको हम रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे और उसने हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू वी एक्स किसके बराबर होगा. तो यहाँ पे देखो उसके साथ में ये चीजें लेट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ ना कि क्या हुआ? होल्ड ऑन. अच्छा, आई वाज टेलिंग यू कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बोले हुए थे. पहले तो नॉर्मली हमें वी वुड गो फॉर द cos 1. ठीक है, cos वी नो दैट कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकिन वो cos वी थीटा के वाई नहीं साथ होते पूछा हैं. उन्होंने बट हमसे. इसके साथ vy था, इसके साथ भी vy था एंड ये v साइन ऑफ थीटा था. ये तो सिंपली क्रॉस ऑप्शंस थी, इस वजह से हम लोग इस तरफ गए. और इसके अंदर भी मजे की बात बताओ बेटे क्या है, जो भी कंपोनेंट होता है वो अपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के बराबर होता है. अब उसने वी एक्स कैलकुलेट करने को बोला था तो यहाँ से वी वाई स्केयर तो होल अंडर रूट, ये इस तरह फॉर्मूला बना है हमारे पास. ठीक है, उसने फॉर्मूला को रीअरेंज किया. मैं आई मीन आप लोगों को आता ही होगा ये, बट ओनली मैं ऐसे हाँ जी, फ्लेक्स हाँ कर रहा हूँ कि इस पैसे को. फिर नेक्स्ट है इसके 4 के थोड़े रिसोर्स स्क्रीन ईच डिस्प्लेज द फॉर्म द स्क्रीन एंड द टाइम बेस सेटिंग फॉर ईच सीआरओ इज शोन इन द फिगर. क्वेश्चन क्या है? which screen shows waveforms of the same frequency. Same frequency के लिए हमें सिर्फ number of waves calculate करनी है. So if I take you back up, तो किसके अंदर सेम फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं? वो 0.2 सेकेंड्स पर डिवीजन 0.4 इनमें सब में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. f इज इक्वल्स टू 1/t करके. देखो इसमें किसमें आंसर सेम आ रहा है? 1/0.2 इसमें करना है, इसमें 1/0.04 करना है. ये तो टाइम बेस्ड सेटिंग है 1/0 0.02. तो बेटा टाइम 1/टाइम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना, फ्रीक्वेंसी मान नहीं, बट लेंगे इसको हम. हम पहले हम इसको वेव से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे. फल्लाग आपको मेरे पीछे से शो रहा है तो घर में काम हो रहा है. नंबर ऑफ वेव से मल्टीप्लाई कर लो, वो एंड में भी कर लेंगे तो भी एक ही बात आएगी, कोई मसला नहीं. तीन. इसमें हमारे पास क्या बन रहा है? 1 2 3 तो 4. वेव्स के साथ तो मिला के इसको 250 टाइम्स फ्रीक्वेंसी 4 आ रही कर है. दो. इसमें 1 2 कर दो. 5. इसको टाइम्स 2 कर दो. इसमें 1 अच्छा, 2. यहाँ फोन इसमें 4 बॉक्सेस बन रहे हैं, इसमें टू. 2 बॉक्सेस बन रहे हैं, इसमें भी 2 बॉक्सेस इसका बन रहे हैं. पहले का 200 है और दूसरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 200 टाइम्स 4 800 हो जाएगा. ठीक है. आपने 800 किस तरह कर दिया है? 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे आप 200 कह रही हो ना. मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके ही बताया है आपको. तो 1/t करके आंसर क्या आ रहा है? 1/t करके आंसर आ रहा है 50. हम्म.
उसका और क्या आ फिर रहा है? दूसरे का आ रहा है हमारे पास 100। तीसरे का भी 100 आएगा तो फिर सेम होगा ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो नीचे नहीं देखा। दूसरे का भी 50 बन रहा है। नहीं, दूसरे का हाँ जी 50 बन रहा है। और तीसरे का हमारे पास बन रहा है 200। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और 3 सेम होगी ना। 1 and 2, 1 and 3 नहीं, 1 and 2। नहीं नहीं, इसका और 1 और 3 से इसका और होगा। इसका 50-50 निकला है ना। नहीं, 1 का तो वो निकला है 200। आपने 50 क्यों लिखा है? आपने ही बोला है अभी। नहीं, वो तो 2 का 50 था। यार आप इसमें 4 into 0.02 करो, क्या आंसर आ रहा है? 0.008, 0.08। इसमें आप करोगे 2 into 0.04, इसमें भी क्या आ रहा है? 0.08। इसमें आप करोगे 2 into 0.01 तो 0.02 बन जाएगा। इसमें 0.08 टाइम्स 1 2 3 4 अच्छा, आप इस तरह करें, मैं तो पूरे पूरे स्टेप्स कर रही टाइम्स थी। ठीक है 4, ठीक है। जीरो पॉइंट सही है 1। 16 बन जाएगा आई गेस। तो 1 and 2 ऑप्शन में से ही आ रहा है। मैं आप पे हाँ जी हाँ मैं जी। एक सेकंड में अपना अपना कैलकुलेटर ले आता हूँ, जितनी तुम लंबा चौड़ा काम कर देती हो ना। ओके। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो है दैट इज 1 and 2, उसके अंदर जो है आंसर सेम आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव ओके। उन्होंने बोला व्हाट इज द परसेंटेज एस्टिमेट ऑफ द certainty इन द वैल्यू ऑफ जी। जी एल की वैल्यू उसने 0.01 डिवाइडेड बाय 0.42 टाइम्स 1.2। इसी तरीके से जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेकिन स्केयर आएंगे हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमें स्केयर लेना पड़ेगा उसके अंदर। तो फॉर्मूला बनेगा टी स्केयर इंटू डिवाइडेड बाय एल इंटू 2 पाई इज इक्वल टू जी, कौन उसने जी में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने को बोली है। ऐसे ही है। हाँ जी। रीअरेंज करके जी को अगर सब्जेक्ट बनाए तो यही बनता है, नहीं उल्टा बनता है। बट हमें ये तो नहीं देखा, हमें तो सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो बस हम स्क्वायर ले बस वो लेंगे ना। लिखने से ये फायदा हो जाता है कि आप मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक नहीं करोगे और कुछ भी इशू नहीं है। तो ये जी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर टी स्केयर बन जाएगा। अब इससे आपको ये कंफर्म हो गया कि आपने इसको टी की बस पावर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, जो भी उसकी आंसर निकलेगी। तो लेंथ की बन रही है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.42 420 प्लस 2 into 0.1 over 1.3। इसका 16% आ जाएगा। क्या बन रहा है? 16%। Next is a graph question. No, the graph shows the variation of time with okay, the vehicle is moving at 4 meters per second, begin to accelerate at t equals to 0. Okay, what is the vehicle's acceleration at time t equals to 3 seconds? तो यहाँ से हम लोग एक gradient draw कर देंगे, I mean tangent, and इस पे स्पीड क्या बन रही है उसकी 6, and राइज ओवर रन की वैल्यू क्या बनेगी? 7 - 2 क्या बनती है वैल्यू? 5। हाँ तो जी। 6 / 5। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, वो मैंने बिल्कुल स्केल से नहीं ड्रॉ किया। जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ से आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ 7 के इन बिटवीन यहाँ पे आके टच करेगी लाइन, और यहाँ से 2 को आके टच करेगी। जब आप स्केल रख के बिल्कुल ड्रॉ करोगे ना ऐसे, तो वो टाइम आपको हाँ यहाँ जी। से डिफरेंस निकल आ जाएगा और इसकी यहाँ से वैल्यू। अब ये डबल लाइंस हो गई हैं। मुझे लास्ट टाइम एक स्केल मिला था यहाँ पे उसमें ड्रॉ करने के लिए,
बट ना अभी वो मुझे नजर नहीं आ रहा, बट आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट कि क्या करना है इसमें। कि हाँ आप जी हाँ जी, 3 इसका पे आंसर जब फिर सी आएगा तो स्केल इस रख बार। के करोगे ना, तो यहाँ से इधर टच करेगा, और यहाँ से इधर 7 पे अप्रोक्सीमेटली टच करेगा जाके ना। तो 7 - 2 टाइम फाइंड आउट करके, तो 6/5 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू निकल आएगी, और वो एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज 1.3। सी। अब उसने बोला मैक्सिमम हाइट रीच बाय द सरफेस, उसने हमें वेलोसिटी दी हुई है, ए नेग्लिजिबल है हमारे पास, तो सीधा हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, 2GS टू जी H इज एस इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब उसने कहा प्रोजेक्टेड अपवर्ड, विच मीन्स कि G की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो 2 इंटू माइनस नाइन माइनस पॉइंट टू एट पॉइंट नाइन एट वन इंटू H इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, सॉरी 15, ये 0 हो जाएगा, -15 का स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना हमारे पास, हाँ तो जी। अब H इज इक्वल्स टू इनिशियल जीरो है, फाइनल माइनस जीरो है। 15, इनिशियल अच्छा, स्पीड इनिशियल उसने दी हुई है, 15 है। फाइनल 0, हाँ जी। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, माइनस माइनस से कट जाएगा, और देख लो क्या आंसर है। 11.47, 11 आ गया। कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन नंबर बी। बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द मास, मास हमारे पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट कैरी, तो वो ये ऑप्शन नंबर ए में ही है। बाकी पुल ए एंड में। टोटल नंबर ऑफ एटम इन एन ऑब्जेक्ट नहीं होता, एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होता, सो लीविंग अस विद ओनली वन ऑप्शन। पैराशूट का क्वेश्चन आ गया, उसे यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा ही रीड करना पड़ेगा। द डायग्राम शोज पर, यार ये लंबी स्टेटमेंट्स वालों पे ना एंड में आता हूँ, बहुत टाइम लगाते हैं। ये तो भाई बड़ा फेमस सवाल है, ये तो बिना देखे इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं फौरन से। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द टेबल शोज 4 डिफरेंट कोलिजन्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स ऑफ ईच ऑफ मास विच इज परफेक्टली इलास्टिक, तो 1/2 mv स्केयर का फॉर्मूला दोनों में लगा के देखना, जिसमें आंसर सेम आ जाएगा वो। ये तो सही है, ये तो आगे, अच्छा ये तो स्किप इसके कर अंदर दो, ये तो ऑप्शन नंबर आगे। डी आ जाएगा, इसमें डी आ जाएगा, उसका रीजन ये है कि जब ऑब्जेक्ट के सेम मासेस मैथ इक्वल सेम होते हैं ना, स्पीड पे। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, हाँ ठीक है। और वो वी हाँ कैन जी। सी है कि ब्लॉक 1 की वेलोसिटी 4 मीटर थी, उसने दे दी ब्लॉक 2 को, एंड ब्लॉक, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बिफोर एंड आफ्टर आंसर सेम आ रहा है इसके अंदर। बाकी सब में देखो, इसमें भी चेंज हुई वेलोसिटीज, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो चेंज को माइनस करके आंसर नहीं आएगा। इलास्टिक प्लेन में किनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा अब इसको कर ही लेते हैं। डायग्राम शोज टू पैराशूट्स एक्स एंड वाई मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। The total mass of the parachute Y and his parachute is twice the total mass of the parachute of X. अच्छा ये एरिया सर्कल आउट कर लेते हैं। Total mass of parachute Y and his parachute shootus Y is twice the total mass of parachute X. Okay. At this moment, the air resistance on parachute Y is twice the air resistance on parachute X. Obviously, उसका mass ज़्यादा तो air resistance भी ज़्यादा होगी उसके ऊपर। And neither parachute has reached his terminal velocity, which means अभी ने terminal velocity reach out नहीं की। Which statement describes about the, okay, इसका ये नहीं होना describe चाहिए, the acceleration एक्सप्रेशन of हाफ y होगी। compared to the acceleration of x. The acceleration of y is half the acceleration of x, okay, and the acceleration of y is same as the acceleration of x, and इसका ये नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड ना, उसने total mass of his parachute is twice the total mass of his acceleration, and the air resistance of the parachute is twice the air resistance. I guess वो factors cancel out होके remaining values वही रह जाएगी। Cause अगर हम इसको ऐसे करें, A is equals to M over, क्या बनेगा, F is equals to M A होता है ना, तो हाँ जी। A equals आएगा ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम होगा। F over M। अगर फोर्स भी ट्वाइस है, रेजिस्टेंस वाली जो उसने यहाँ पे बताई हुई है, और मास भी ट्वाइस है, तो कैंसिल आउट होके वैल्यू तो वही रह जाएगी। सेम आ जाएगा। It's same as that of P.
देन उसने हमें बोला है अपथर्स का क्वेश्चन है। अपथर्स के अंदर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। अब तो सी रो जी वी। रे डिफरेंस के इक्वली होता है ना हमारे पास। रो रो जी एच के आई गेस बराबर होता है। हम्म उसने यहाँ पे हमें दे दिया है। द ब्लॉक एक्सपीरियंसेस प्रेशर पी टी एंड पी बी एट इट्स टॉप एंड बॉटम, तो उसका डिफरेंस ऑफ प्रेशर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये है, तो सब में ही वैसे डिफरेंस। व्हाट इज द अपथर्स फोर्स, तो वो किसकी इक्वल होगी? एफ ओवर ए की इक्वल होता है ना। प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए। हाँ जी। और उसने हमें अपथर्स कैलकुलेट करने को बोला, तो अपथर्स किसकी इक्वल आ जाएगा? प्रेशर इनटू ए रो के। तो ए। ऑप्शन नंबर बी। ओके। अब उसने टॉर्क कैलकुलेट करने को बोला, तो वो किसके बराबर होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है, तो तो एफ तो एस के इसका टू इक्वल आ एफ एस जाएगा। हो जाएगा। टू एफ एफ एस एस नहीं होगा। सिंपल। टू एफ एस क्यों होगा हमारे पास? कपल में हम लोग किसी एक साइड का लेते हैं, फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस। नहीं, कपल में तो हम लोग प्लस नहीं करते दोनों साइड्स का। नहीं, आपका कपल, आप जब टॉर्क कैलकुलेट, आप मोमेंट कैलकुलेट करो, तो अगर आप मोमेंट भी कैलकुलेट करो तो हाफ हाफ दोनों की तरफ चला जाएगा। एफ इंटू एस हाँ बाई जी। टू प्लस एफ इंटू एस बाई टू करोगे तो बात तो वही हो जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है और ठीक है। अगर डायरेक्ट में कपल वाला फॉर्मूला जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि एफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस लगा दें, तो उस केस में भी हमारे पास डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। अगर आप मोमेंट लगा के करो तो भी वही आएगा, वो लगा के करो तो भी। बिकॉज इक्वल एंड ओके। ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, तो जब उसको माइनस इस साइड पे लेके आओगे तो हमारे पास वो वैल्यू बन जाएगी, एफ एस सही है। टोटल मूवमेंट। नेक्स्ट इज अगेन मूवमेंट का क्वेश्चन है। उसने पिवट ये दिया हुआ है, उसने पिवट ये दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। व्हाट इज द पिवट, व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट द पिवट ड्यू टू द मास? अच्छा, टोटल 1.50 है, इसमें से 25 को माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा मास का, तो बस उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ये तो इजी है, सही है। 25 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1.25 रह जाएगा इंटू 500। अब उसने न्यूटन मीटर्स में आंसर दिए हुए, तो हमें इसको भी किलोग्राम्स में ले जाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करके। सर 25 सेंटीमीटर है। हाँ, तो उसको 0.25 बन जाएगा ना, तो ओ 0.25 हाँ जी हाँ जी। माइनस 1.50 तो हाँ हाँ हाँ, 1.25 वन बन पॉइंट टू जाएगा। फाइव आता है। बस मैं और डायरेक्ट कर दिया ना 500, उसको, तो 1.25 9 बन जाएगा। इसका आंसर 500 देख लो ग्राम फिर के। भी, क्या बन रहा है। छोटा ही आंसर आएगा। 0.62, नहीं जीरो नहीं, पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स थ्री नहीं आएगा, तुमने 500 को न्यूटन में भी तो करना है। 9.81। अच्छा, इसको इंटू डिवाइडेड बाय 9.81 1000। भी तो करेंगे। हाँ, तो 9.1। हाँ, आंसर सिक्स 6.1 पॉइंट आता वन है। क्या आ रहा है आंसर? 6.1 सी। देन ये हमारे पास टेंशन वाला क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम क्यू पी, सॉरी क्यू आर, ऑन पॉइंट क्यू? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके कौन सा लगेगा हमारे पास? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट इसमें एक्टिव होगा, साइन या कॉस का? आई गेस ये कॉस कंपोनेंट साइन। बनेगा, और ये साइन बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिविंग अस विद एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स, तो एफ इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, ये अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है ना। वेट और ये आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं, सही समझ आ 4 डिवाइडेड बाय साइन 30 क्या आंसर आ रहा है? 8। ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वाज न्यूटन मीटर।
इसमें आर्शिमिडिस प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे यहाँ पे। ओके। A metal cylinder truly immersed in water is hung from a Newton meter. The cylinder of the height h is slowly raised vertically by lifting the Newton meter. As the base of the cylinder moves vertically from line x in the water to line y above the surface of the water, the reading on the Newton meter is recorded. The velocity of the cylinder is constant. Okay, this part is important. एक उसने हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखा है, अभी तक इसके अलावा उसने कोई डाटा हमें नहीं दिया। विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन ऑफ आर विद द डिस्टेंस। अच्छा, न्यूटन मीटर इज आर। अच्छा, मैं ये देख रहा था, रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज कंसिडर्ड आर विद द डिस्टेंस डी, विच इज डिस्टेंस हमारे पास ये है। ओके, of the base of the cylinder from the line x. Across the water तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दिस मींस कि ये और ये तो नहीं आएगा। कांस्टेंट हाँ जी। वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, इन दो ग्राफ्स में आ रही है। एंड टोटल कांस्टेंसी को किसको शो कर रहा है, ये सी। क्योंकि जब वो C. सरफेस से बाहर आ जब वो सरफेस से बाहर आएगी एंड इफ द स्पीड इज स्टिल कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो उसकी इंक्रीज इन स्पीड आनी है वो सिर्फ यहीं पे आनी है। हम डी में भी जा सकते हैं, हम सी में भी जा सकते हैं, लेकिन उसने बोला हुआ है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये हमें कांस्टेंट पोर्शन को शो नहीं करी है, Constant इंक्रीज इन theta. वेलोसिटी को शो कर रहा है, leaving us with only one option which is C. Okay, a ball is thrown vertically upward into the air. It rises to the top of the path before beginning to fall vertically downward. Uh, let's skip this question, इसको बाद में कर लेते हैं। An object slides with constant velocity, मैं चाह रहा मैथमेटिकल ज्यादा कर लें, थ्योरी बेस्ड तो बंदा वैसे कर ही लेता है। An object slides with constant velocity across a horizontal sheet of ice. Friction is negligible. Okay, this is important. इसको मैं raise कर दूं। Friction is negligible. A horizontal constant force of 2.1 Newton is then applied to the object as shown. A short period of time, the object reaches the point X at a displacement of 4 meters. Its position. वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी के अंदर हमें इसके कॉस थीटा और साइन थीटा के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और वर्क डन हमेशा किसके अक्रॉस होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होता है। सही। तो मतलब वर्क डन के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वो कॉज ऑफ थीटा के अंदर आएगी। तो वर्क डन is equals to f की वैल्यू हमारे पास is 2.1 and cos of theta would be 30। तो देखो क्या बन रहा है, 2 into 4 cos of theta, क्या आंसर आ रहा है? 7.3 C आ गया। अच्छा, वैसे शॉर्ट टर्म फॉर्मूलाज के लिए ना वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा एफ टी कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म में होता है, या एफ इज इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू डी होता है। सिमिलरली जो टॉर्क होता है वो हमेशा एफ साइन ऑफ थीटा के F फॉर्म में sin होता है। theta होता है। ठीक है, वो इधर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मोमेंट आर्म के सॉरी हो सकते हैं। अच्छा जी, एफिशिएंसी हमारे पास टोटल आउटपुट ओवर इनपुट होती है। आउटपुट इसमें हमारे पास कहाँ है, वैसे सारी ऑप्शंस में आ रही है। इनपुट हमारे पास ये माइनस होगी इसमें से, तो इनपुट के अंदर हमारे पास W एंड Y किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है सर, कॉज टोटल इनपुट ये है, टोटल आउटपुट ये है हमारे पास, यूजफुल आउटपुट सॉरी ये है, तो Y ओवर W आ गया सर। A car is traveling at half. A car X is traveling half the speed of car Y. Car X has twice the mass of car Y. Which statement is correct? Car X has half the kinetic energy of the car Y. Okay, cause half speed है तो kinetic energy हो सकती है। Car X has 1/4 of the kinetic। हाँ जी हाँ जी। जी।
कि उसने एक्स की स्पीड जो थी हाफ दी हुई थी, तो वी स्केयर वी की जगह पे जब v/2 पुट करेंगे तो v²/4 बन जाएगा। मास को डबल करेंगे, कैंसिल आउट होगा, 1/2 फैक्टर बाहर आ जाएगा, 1/2 mv² विच इज द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्स। तो उसके हिसाब से कार एक्स हैज हाफ द काइनेटिक हाँ एनर्जी एज कम्पेयर टू वाई। नेक्स्ट इज हमारे पास है, उसने बोला है कि द वेट ऑफ द मोटर बाइक राइडर इज 1800 न्यूटन एंड मोटर बाइक एंड राइडर दोनों का मास उसमें बताया हुआ है। द मोटर बाइक travels a straight line at a constant speed up the hill at an angle of 30 degrees. The useful power output is 36,000 watts. The total resistive force due to air resistance is 24,000 newtons. What is the speed of the car? P is equals to FV का फॉर्मूला होता है जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लगा एफ वी सकते का हैं। फॉर्मूला और लगाएंगे। लेकिन हम लोग रेजिस्टिव फोर्स हाँ, माइनस भी तो करेंगे। रेजिस्टिव फोर्सेस के हाँ अंदर उसमें से हम लोग ये कर स्ट्रेट लेंगे। हाँ जी समझ आ तो गई ठीक है। एम इसके जी साथ वैल्यूज साइन पुट थीटा करें। लगेगा पीछे की एम तरफ। जी साइन ऑफ थीटा लगेगा 1800 के साथ एंड जी 2400 माइनस हो ऑलरेडी जाएगा ऑपोजिट तो डायरेक्शन वो में लग क्या रहा है, कहते हैं माइनस करेंगे प्लस 2400 से। 1800 साइन ऑफ थीटा कॉज रेजिस्टिव फोर्स टू इसका आंसर 2400 24 आ ऑलरेडी रहा लग है, रही है, डी। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 1800 साइन ऑफ थीटा हम प्लस जो लग करेंगे, रहा होगा। माइनस माइनस नहीं करेंगे। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, उसका कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो एक यार ये टोटल वेट वेट बन गया आपका, ये वेट बन गया आपका, हाँ नीचे ये बना हुआ कॉस है। कंपोनेंट बन गया, ये साइन कंपोनेंट बन गया। तो साइन का हाँ कंपोनेंट इसका ये कॉन्टैक्ट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के, तो ये वाला साइन का कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में जा रहा है ना। सही सही। अब इनको इन ऐड दोनों को करके ऐड देख लो कर क्या देंगे वैल्यू तो बन। फिर आ जाएगा। सही। हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो एफ पी ओवर एफ हो जाएगा। पावर उसने 36,000 दी हुई है, डिवाइडेड बाय आई गेस इसका क्या आंसर बन रहा है। इसका आंसर आ रहा है, ओवरऑल आंसर 10.9 आ रहा है, तो 11 हो गया, बी आ गया आंसर। नेक्स्ट ये वो आ गया, इन दोनों के आपस में ऐड हो जाएंगे और ये इन दोनों के साथ सीरीज में आ रहा है, बस उसके हिसाब से हम लोगों ने देख लेना। तो जी हाँ ठीक है। उसने पूछा कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द रिंग व्हेन अ फोर्स ऑफ W इज अप्लाइड शोन टू इट। अब ये दोनों ऐड होके 2K बन जाएंगे जी टू एंड की हो जाएगा। इसका उसने हमें 3K दिया हुआ, तो 1/2K प्लस 1/3K इज इक्वल्स टू 5K/6K, ये बन जाएगा। सही। बल्कि 5/6K, 5K/6K नहीं, 5/6 बन जाएगा। एंड फर्दर ऑन हमने क्या, ऐसी ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे आ रही है, 5/6 की एक में ही आ रही है नहीं कर लेते। वो ऑप्शन हम देखिए। सदला पी क्यू और इनको आपस में आर को हम लोग पैरेलल लेंगे। तो पैरेलल ही है सारे आपस में, और क्या। नहीं, हम उन दोनों को प्लस करके आपस में फिर इनको वो सीरीज में दोनों नहीं ऐड लेते। करके तो हाँ, हाँ तो इसमें से उन दोनों को ऐड किया और इसको 1/2 की फॉर्म में लेके गए हैं। स्प्रिंग्स में ऑपोजिट होता है ना, सीरीज रेजिस्टेंस वाला थोड़ी फॉर्मूला लगना है। ये दोनों पैरेलल में थे तो इन दोनों के ओके। ऐड हो गए, तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो वो 1/2 सॉरी 1 बाय का फैक्टर लगेगा इनमें, सीरीज में हाफ हो जाता है ना दोनों में। इन दोनों को ऐड ओके किया तो ठीक है 2K ठीक है। बना ना, सबसे पहले मैंने ये किया ना, तो 1/2K प्लस 1/3K हाँ वो जी हाँ जी, आएगा अब समझ आ इसके गई। अंदर। बराबर ठीक है। वो बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, ये 2K ये आ जाएगा इन दोनों का ऐड करके। देन हमारे पास है काइनेमेटिक्स, बहुत लंबी नहीं चली गई, 22 MCQ स्टार्ट खत्म हो हो गया और काइनेमेटिक्स ही चल रही है गया। अभी हाँ तक। अच्छा जी, ये तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, जो एरिया इन द ग्राफ जो है वो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। इससे पूछा क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन, वर्क डन होता है हमारे पास ये। तो 1/2 स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किस में बन रहा है हमारे पास,
स्ट्रेन इन द नहीं वायर ऐसे ओवर नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ये भी नहीं होता, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर भी नहीं होता, स्ट्रेन ओनली भी नहीं होता, हमारे पास रह ही एक ऑप्शन गई है। एनर्जी कैसे बनेगा हमारे पास, 1/2 क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू डेल्टा एल F into ओवर X. A इंटू एल, तो ये वॉल्यूम बन Okay, गया, okay. ये वॉल्यूम है, यही हाँ होता है जी। ना, जी हाँ वन जी जी, बाई हाँ टू जी. वो जो यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास। FL over AX. सर नीचे नीचे X होता नीचे है, नीचे एक्स एक्सटेंशन आता है, होती है. नीचे एक्सटेंशन है। एक्स मतलब डिस्टेंस ही है ना भाई, हाँ ठीक है। है तो डिस्टेंस ही ना, एक्स का फैक्टर जब हम्म। ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो वॉल्यूम ही बनेगा ना। अब एक्स लो ए लो, एक बात तो वही बनती है ना, वॉकडन का बहरहाल फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। उसने बोला टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्शन एग्जांपल ऑफ वेव्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेव इज ऑसिलेशंस आर पैरेलल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर्स होती हैं तो वो तो नहीं, आएंगी नहीं हमारे पास। ट्रांस. हाँ, तो ऑसिलेशंस ये आर भी गलत. परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, ये भी गलत, फिर एक ही ऑप्शन सही रह जी. गया विच इज डी। SMCQ ये आ जाए. कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के अंदर बोरिंग होते हैं, इसमें फिर ये जब भी सही अचानक है, से ये एक ये सही पहला तो है. आसान है। पहला ये डिफिकल्ट स्किप कर दें, एमसीक्यू ये आ, आता है. वो डिफिकल्ट एमसीक्यू जैसे ही पहला आता है ना, फिर वो पिछला सारा खराब हो जाता है पंगा। इसमें साउंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी इजी एंड है, आगे चले. ये ये तो सर 340 हो गया। ऑब्वियस। क्या आता है? इन विच रीजन द स्पेक्ट्रम, ये अब 30। तो वैल्यूज अगर आपने याद की होंगी तो फिर उसके हिसाब से आ जाएगा, तो ये इंफ्रारेड बनता है ये रीजन। वैसे मोस्टली वो पेपर में इंफ्रारेड ही देते हैं, मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे उसमें इंफ्रारेड ही होता है. मगर ये दो करने लेके बैठे ये हैं। भी आता है, आगे चले. सेम ही है. ये पोलराइजेशन वाला वाला है, पैटर्न ऑन द स्क्रीन। हाँ? Laser beam is directed towards the narrow slit. After emerging from the other side of the slit, the reflected wave falls on a screen. Which pattern on the screen is felt? लेजर बीम है हमारे पास, is directed towards a narrow slit. तो उसके अंदर हाँ कुछ जी. चेंज ऑफ पोजीशन तो हमारे पास आएगा नहीं। ए. ए नहीं होगा. डायफ्रेक्शन तो होगी होगी ना हमारे पास, तो तो बी फिर ही सी आएगा होगा. हमारे पास, बी बी बी। सी क्यों होगा, वर्टिकल लाइन क्यों आएगी हमारे पास वहां पे, कौन सा स्लिट वाई वुड यू, वर्टिकल है हमारे पास? हाँ अरे पास तो उसके सेंटर स्लिट पॉइंट से हो रही है वर्टिकल ना, है ना स्लिट से हमारे पास पास. होगी तो वो डाइवर्स थोड़ी होगी किसी भी वे में। लेजर है, उसने कोई कलर्ड वो नहीं यूज किए हुए वहां पे। डायफ्रेक्शन का पैटर्न हमारे पास अगर आएगा भी तो वो हमारे पास स्प्रेडेड ही हाँ, आएगा ना, और तो कुछ नहीं, लेजर है ना आफ्टर ऑल। तो फिर ई क्यों नहीं? है डी उसका क्यों नहीं रीजन है हमारे हफ्सा, पास? मतलब ये क्वेश्चन इज जेन्युइन, बट यहाँ पे अगर हम लोग एक बेसिक लॉजिक्स लगाएं, यहाँ पे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हमारे पास कोहेरेंट बीम नहीं आ रही है, ये कोहेरेंट सोर्स नहीं क्रिएट हो रहा जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे पैटर्न्स बने या सेंटर पॉइंट हमारे पास ऐसे है। सही है, ठीक है, ठीक है. सिंपल 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 एक पैसेज ऑफ वेव हो रहा है विदाउट द किसी भी किस्म का ना, आगे बल्कि उन्होंने कोहेरेंसी की बात कर भी दी हुई है। उन्होंने बोला टू waves each with a constant amplitude interfere and produces an interference pattern, the pattern, अब अगेन बात वो यहीं पे आ रही है, टू waves होती है हमारे पास तो हम somehow कुछ और blobs को डिस्कस कर सकते थे वहाँ पे। Two waves each with a constant amplitude interfere and produce an interference pattern. The pattern has minima at fixed points where the displacement is zero at all times. Which statement describes the two waves? अब उसके लिए coherent होना is जरूरी. They must be coherent but not necessary. Interfere अगर हम लोगों ने करना है उनको, and minima at fixed points, और obviously बाकी जगहों पे क्या होंगे, maximas होंगे, और अगर minimas and maximas बन रहे हैं तो हमारे पास कौन सी interference हो रही है, कंस्ट्रक्टिव. the must have the same amplitude but नॉन कोहेरेंसी तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, इन दोनों में से हमने जाना है, और उन्होंने बता दिया स्टार्ट में कि वो टू वेव्स ईच विद अ कांस्टेंट इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न।
which इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बनेंगे जब उनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे, वो कैंसिल आउट करेंगे, तभी हमारे पास डार्क फ्रिंज आएगी। अगर एक का एम्पलीट्यूड और है, दूसरे का एम्पलीट्यूड और है, तो वो डिस्ट्रक्टिव होने के बावजूद भी रिजल्टेंट डिस्ट्रक्टिव। एम्पलीट्यूड देंगे। ओके। देखो, डिस्ट्रक्टिव अगर कर रहे हो और एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, विच मीन्स कि देयर वुड बी अ स्लाइट पार्ट ऑफ द वेव विच वुड गो फर्दर ऑन। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, अगला भी आता है, ये तो अभी आता है चले। सर। इसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग 31 भी निकाल के इजी है। उसको 1/(1) वो 31, कर देंगे। 32, 33, 34 पे चलता है। Okay. अब बैटरी ऑफ ये भी इजी है। ये तो ग्राफ्स हैं। ये भी इजी है। ये ठीक है। ये तो getting back to this question. We skipped a few questions, so now getting back to these again. Sound waves, loudspeaker is reflected back along its original path by the reflection, and a microphone is moved towards the reflector, passes through 4 more intensity minimas until it reaches a 5th minimum at point Y. The distance xy, the total distance 70 centimeter. What is the wavelength of sound? Wavelength हमारे पास किसकी इक्वल होती है? This, let's draw the waves here. ठीक हो गया. And how many nodes and antinodes do we get? 1, 2, and 2.5. 2.5 waves and total distance 70 centimeter divided by 2.5. This would give an answer of 60, half of the 20, 28. Next is strain. We have the velocity of sound as 340 centimeter. And the frequency is given as 24 hertz, and the velocity of constraint in a stated constant speed of 30 meters in sound is this. What is the maximum difference in the frequencies of the sound heard by a stationary observer? Let's put it into the formula. We'll have what values will use? Speed. Oh, sorry. Let me take the pointer out. And we have uh, let's say it's first is 340 over 310 into 2400, and second one is 340 over 2632. This will give an answer of 2632. Maximum difference in the frequencies. Then we put this in the value of minimum value with this area, maximum में आ जाएगा 370 into 2400. This would give a value of 2205. Now 2632 minus 2205. This would give an answer of 430. Okay, electromagnetic waves. Okay, we have done this question. Moving on to the next one. Stationary wave is produced on a string that is stretched between two fixed points that are distance of 1.35 centimeter apart. Speed of the wave in the string is 45. This, what is the frequency? V is equals to F lambda, but lambda के लिए we need to calculate the value first. How many waves do we see? 1.5 waves, and total distance 1.35 divided by 1.5. This would give an answer of 0.9 meters. Speed is given. V is equals to F lambda, and F is equals to V over lambda. So V is 450 over 0.9. This would give an answer of 50 hertz. We have done 28th diffraction and laser array. We have discussed it. 29, we have discussed 30. We skip 30 for the time being. Okay. Second order maximum, first to center point find out करेंगे. For that we have each has a 40 degrees.
Okay. The formula that we have is n lambda is equals to d sine of theta, but they are expecting to find out the value of n. हमें find out करना है, n is 1/d. Okay, let's calculate d first. d के अंदर हमारे पास क्या आएगा? For d, 5.5 centimeter, 80 degree, and right of the is the non-different angle between the second order maxima, which means this value would be 2, and the wavelength we have, so 2 into 5.5 into 10 raised to the power minus 7 divided by sine of 40 degrees. Okay, and 1 over this factor is giving us 5.8 into 10 raised to the power 5 lines per meter. Okay, the next question that we have is, let me put the values here as well. 2 into 5.5 exponent 2 into 5.5 exponent minus 7 divided by sine of 40 is giving you 1.7 into 10 raised to the power minus 6. Okay, and 1 over 1.1 divided by answer is giving us 5.84352, and this and 345 5.8. I've written the answer just for your convenience that this is what we are getting. I know you know the answers to these questions. Then we have an electric field question, one of the easiest one. Positive and negative charges की field we need to calculate. We know that it emerges out of positive and terminates on negative. So positive and negative field lines कहाँ पे आ रही हैं? In on the negative and out on the positive. Ins यहाँ पे है, यहाँ पे outs है, यहाँ पे ends है, यहाँ पे भी outs है. ओके, ये ends है, outs है. But here there is a little bit slight changes of these arrows. So what is the right option? We know that positive to negative, always the force line is from positive to negative. Okay. A proton enters a uniform electric field, and what is the initial change in the motion of the proton caused by the electric field immediately after the proton enters the field? When it will enter the field, its path would be, as it's electric field, so there would no bending occur inwards. So it begins to move upward, its speed decreases, and a proton enters the uniform electric field between two parallel vertical plates in vacuum. One plate is a potential of 0 and the other plate is 20 degree, positive 10 volts. What is the initial change in the motion of the proton caused by the electric field? It's a positive field. So due to the repulsion, the speed would decrease because proton itself is positive in charge. What is the description of Coulomb? Coulomb is a unit of charge, so we'll just look into the definition of the charge. The electric charge transferred by a current of 1 ampere in 1 second. Okay, let's circular. Electric and the electric charge of one electron. No, Q is equals to I T के equal होता है. Q is equals to I into T. So second should be involved. The kinetic energy gained by electron accelerated through a potential difference of 1 volt. No. The kinetic. Okay, no. Let's not get into the rest of the things. Acha ji, we have a battery of electromotive force is a battery of electromotive force 10 volt and internal resistance
5 inch is connected to a 5 ohms load. Okay, total resistance 10. Which change occurs when the 5 ohm load resistor is replaced by a 50 ohms load resistor? Current obviously decrease करेगा, तो increase in the circuit तो obviously नहीं आएगा. The potential difference across the load resistor increases, yes, cause V has a direct relationship with R. The power dissipated in the internal resistance circuit of the battery increases, no decrease होगा, as current is decreasing. And the total power dissipated in the circuit increases. Again, the opposite, leaving us with only option number B. Hold on. Okay, the next question is the graph shows the variation of potential difference and current of the three circuits. We know that this kind of a circuit is approximately of diode, fixed resistor, and filament bulb. We just need to choose which one is one. So X हमारे पास कौन सा आ रहा है डायोड, तो वो ऑप्शन किस में आ रही है, B and C में, B and D में. ओके, Y जो Y है वो फिक्स रेजिस्टर को शो कर रहा है, वो फिक्स रेजिस्टर इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर B. Then a theory question, the electromotive force of a cell is 6 volt, it is negligible internal resistance and connected across a resistor. Potential across the resistor is 6 volt, EMF is also 6 volt. The EMF of the potential difference have the same numerical value but represent different processes. We just need to look for the definition across it. The EMF is the energy transfer from the chemical energy to electrical energy in the cell, and the potential difference is the energy transfer from electrical energy to thermal energy in the resistor. Utilized, it's not for sure कि convert हो रही है thermal में. The difference in energy transfer from chemical to energy in the cell and EMF is energy transfer from electrical to the thermal energy is no opposite. EMF is energy transferred per unit charge from chemical energy to, cause EMF is given as W over Q and potential difference is given as stochastic IR. As energy transferred per unit charge from electrical energy to thermal energy in the EMF energies to electrical energy in the cell, and potential difference is the energy transfer per unit charge from thermal in the resistor. Okay. So difference the energy transfer per unit from chemical to electrical. No potential difference not. So leaving us with only per unit charge is given as this one. We have discussed this one. We have a current of total current is 0.4, 0.3 goes to this voltage, the remaining 0.1 would go to this one. And here again, it would be 0.4 ampere. So we just need to look for that. And that option is given as like this. And we have done this question. Answer was 3 ampere. Then we have a beta positive decay. Which statement is correct? So neutrino and antineutrinos are emitted. So since it's a beta particle, an unstable nucleus decays by emitting a beta particle. Which statement is correct? An antineutrino is also emitted. A neutron changes into a proton. No. Mass energy is conserved. Yes. The nuclear energy, nuclear number is not conserved. It remains conserved in that. So option number C. Which statement is not correct? An antineutrino is a fundamental particle. It's correct. An electron is made up of a quark and an antiquark. No. So यही हो गया. Neutron is a lepton. This is correct. Neutron is composed of 3 quarks. That's correct. So leaving us. So that's the end of this paper. I hope you understand everything. If there's anything left you don't understand, let me know.